मुसलमानों का वोट लेके फिर जाए गद्दी में जाना चाहते हैं और फिर मुसलमानों का इस्तेसाल करना चाहते हैं। अब हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए मुझे उसकी फिक्र नहीं है। थर्ड स्पेस के फ्रंट के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है जो ये INDI अलायंस को फिल नहीं कर पा रहा है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या इंडी गठबंधन मुस्लिम वोटों के लिए ध्रुवीकरण कर रहा है? क्या मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की बड़ी तैयारी हो रही है? क्या पीएम मोदी को हराने के लिए मुसलमान वोट जोड़ो और हिंदुओं को तोड़ने का प्लान विपक्ष कर रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इंडी गठबंधन पर AIUDF अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने बड़ा आरोप लगा दिया। बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि यह गठबंधन सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोटों के ध्रुवीकरण और मुसलमानों के इस्तेमाल करने के लिए बना है। सुनिए। और ये मुसलमानों का वोट लेके फिर जाए गद्दी में जाना चाहते हैं और फिर मुसलमानों का इस्तेसाल करना चाहते हैं। तो आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं इंडिया अलायंस पर? बिल्कुल लगा रहे नहीं, हकीकत ही है। आज कहाँ है सिवाय मुसलमानों के वोट के? उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। सारा ये मजाल चल रहा है मुसलमानों के वोट के ऊपर। असदुद्दीन ओवैसी ने तो इंडी गठबंधन पर करारा वार किया। ओवैसी तो इस गठबंधन के भाड़ में जाने तक की बात कर रहे हैं। ओवैसी का कहना है कि ये एक ऐसा गठबंधन है जिसमें सिर्फ दम घुट सकता है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि वायनाड में राहुल गांधी जीते तो सिर्फ मुस्लिम लीग की वजह से। सुनिए। हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मुझे कोई फिक्र नहीं है। इसलिए मैं सुनिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब उसमें बैठकर क्या करेंगे? दम घुटेगा। वहां पर आप आइडियोलॉजी पर बीजेपी से मुकाबला क्यों नहीं करना चाहते? मुकाबला करें ना आइडियोलॉजी पर बीजेपी से। आप पहले ये कहेंगे कि देखो माहौल इतना खराब है कि अगर आपको देंगे टिकट तो फिर हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा। ये खुला बोलते हैं। तो मैं खुल के कह रहा हूं, अंदर कमरे में कहते हैं। अच्छा, फिर आप देखिए कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों हारे और वायनाड से क्यों जीते? वहां पे असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़ा इलेक्शन। वहां डील नहीं हुई मेरी बीजेपी से, नहीं हुई डील मेरी। मगर वायनाड से जीते। क्यों जीते वायनाड से? क्योंकि मुस्लिम लीग है वहां पे। मुस्लिम लीग ने उनको डूबने से बचा लिया। तो पहले बदरुद्दीन अजमल, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना। इंडिया अलायंस के खिलाफ ओवैसी ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी अब तीसरे मोर्चे की भी वकालत कर रहे हैं। सुनिए। एक थर्ड फ्रंट बनाइए जिसमें आप खुद TRS होगी, दूसरे जो पार्टीज बाहर हैं उनको लीजिए। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम इस देश में भी है और मैं समझता हूं कि उस पॉलिटिकल वैक्यूम को अगर KCR लीड लेंगे उसको वो फुलफिल कर सकेंगे, फिल कर सकेंगे। अब नहीं मालूम वो क्या करेंगे, वो बेहतर बोल सकेंगे। पर मेरा मानना यह है कि थर्ड स्पेस के फ्रंट के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है जो ये INDI अलायंस को फिल नहीं कर पा रहा है। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला ये कि ओवैसी बदरुद्दीन को सब पता इंडिया गठबंधन क्यों बना। मुस्लिम वोट की ये पूरी मारामारी है और इसीलिए ध्रुवीकरण की बड़ी तैयारी है और हाल फिलहाल में जो बड़े स्टेटमेंट दिए गए, एंटी हिंदू स्टेटमेंट। सवाल यह भी कि मोदी को हराने के लिए मुस्लिम जोड़ो हिंदू तोड़ो का प्लान है क्या? भाईजान का थर्ड फ्रंट किसको करंट लगाएगा जिसकी वो बातचीत कर रहे हैं? सवाल यह भी कि 2024 में मुसलमान किसे जिताएंगे, किसे हराएंगे और क्या 2024 के चुनाव की पूरी तरीके से धुरी सिर्फ मुसलमान होंगे? चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। दानिश कुरैशी MIM पार्टी के नेता और प्रवक्ता। विवेक बंसल जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता और साथ ही मोहम्मद फैज खान स्टूडियो में मौजूद है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के। लेकिन मैं दानिश साहब से शुरू करता हूं और पहला सवाल यह कि अंगूर खट्टे हैं, गठबंधन में जगह नहीं मिली, इसलिए इतनी छटपटाहट कि भाड़ में जाए इंडिया गठबंधन। मुझसे पूछ रहे हैं जी? दानिश कुरैशी आप ही से पूछा। देखिए, ऐसी तो बात नहीं है जो आप कह रहे हैं कि अंगूर खट्टे हैं, ये मीठे हैं।
सवाल ये है कि जो बात कही गई है वो बिल्कुल सटीक बात है कि दरअसल आप जो बात कह रहे हैं, मतलब जितने भी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं वो जो बात कह रही हैं वो कह रही हैं कि फासिस्ट मोर्चे के सामने इकट्ठा होना है, लेकिन उनका तरीका क्या होगा? जब तरीके पे बात ओवैसी साहब करते हैं, वो जब कहते हैं कि आप आइडियोलॉजिकल मुकाबला क्यों नहीं करना चाहते या कैसे करेंगे, तो उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है उनके पास। वो ये कह के खड़े हो जाते हैं कि भाई आपको आगे फ्रंट लाइन करने से दूसरा वर्ग जो है वो नाराज होता है। तो चलिए ये बताइए कि क्या हमारे हक का जो फैसला है वो दूसरे या तीसरा लोग नाराज ना हो जाए, इसके लिए हो कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे जो हुकूक हैं वो छोड़ दें? हम नहीं, कौन सा हुकूक छोड़ने की बात हो रही है? दानिश कुरैशी, कहीं ये डर तो नहीं है कि जिन मुस्लिम वोट बैंक पर असदुद्दीन ओवैसी दावेदारी करते हैं, खुद को बताते हैं कि मैं सबसे बड़ा मुस्लिम नेता, ये खुद को शोकेस करने की कोशिश करते हैं, वो मुस्लिम वोट बैंक उनके हिस्से नहीं आ पा रहा, कहीं ये डर तो नहीं कि जो भी बचा है वो भी चला जाएगा 24 में? देखिए, सुनिए मेरी बात, मुझे लगता है कि ये जो आपकी बात है इस बात में कोई दम नहीं है, मैं जहां तक मैं समझता हूं पांडे जी, क्योंकि मामला ये है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलसल चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, एक थे पहले, फिर उसके बाद एक और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। अलग अलग जगहों पे आप देखिए तो आप देखेंगे कि काफी जगहों पर हमने पंचायत के चुनाव में, कॉरपोरेशन के चुनाव में, कई जगह पे विधानसभा के अंदर में भी हमने अपनी पूरी कोशिशें की हैं और इसमें इजाफा हो ही रहा है, कहीं कटौती नहीं हो रही है। आप बताइए, अब अगर आपको ये लगता है कि उससे कम हो रहे हैं तो बताइए आपके कहाँ कम हो रहे हैं। तो अच्छा दानिश, एक चीज उसके बाद, चूंकि ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा, उसके बाद मैं रुक करूंगा दूसरे नेताओं की ओर। क्या हाल फिलहाल में जो एंटी हिंदू स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो क्या आप लोग ये भी मानते हैं कि ये इसीलिए दिए गए ताकि पोलराइजेशन और मुस्लिम वोट उधर आ जाए? देखिए, मेरी समझ में पांडे जी ये नहीं आता कि दरअसल आरोप तो आप लगाते हैं बैरिस्टर साहब पे या हमारी पार्टी के ऊपर कि भाई हम इस तरीके की राजनीति करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सेक्युलरिज्म के नाम पर जो पूरी राजनीति हो रही है उसका भी सारा हमारे सर पे फोड़ना चाहते हैं आप पांडा। तो ये तो नहीं, कोई मैं फोड़ना नहीं चाहता हूं, मैंने तो बस पूछा कि जो दर्जन भर पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट आए हाल फिलहाल में, पिछले 10, 15, 20 दिन में अगर सबसे ज्यादा किसी मुद्दे पर डिबेट हुई है तो सनातन पर हमले पर डिबेट हुई है, तो क्या आप मानते हैं कि ये इसीलिए हमला किया गया, इसीलिए बयान दिया गया? देखिए, ये हमला किस लिए किया गया और क्यों किया गया, इसका जवाब तो जो एनडीए के अलायंस के लोग हैं वो कहेंगे, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि बैरिस्टर साहब ने इसकी सख्त मुखालिफत की थी कि ये इस तरीके का मामले नहीं होने चाहिए। ठीक। मनोज यादव जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू धर्म नहीं धोखा है जी। उनके कई सारे स्टेटमेंट, रामचरितमानस को लेकर भी स्टेटमेंट, पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब तो जो ओवैसी ने कहा, जो बदरुद्दीन अजमल ने कहा, वो बात सही लग रही है कि मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए बोलते रहो। देखिए, अभी ओवैसी साहब की पार्टी के जो प्रवक्ता ने बात कही, उस बात को मैं सीरियस नकारता हूं, और नकारने का मेरा रीजन यह है, उन्होंने कहा कुछ पार्टियां इस देश में जो सेकुलरिज्म के नाम पे राजनीति करती हैं। माफ करिएगा मेरे मित्र, सेकुलरिज्म पार्ट ऑफ हमारा संविधान है, उस पे राजनीति नहीं होती, वो तो प्रैक्टिस है। अगर आप अपना सेकुलरिज्म की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और यही तो राजनीतिक दलों का काम है, लेकिन अगर इस देश में कोई अलग राजनीति करता है तो वो बीजेपी है। उसका संविधान नागपुर में बना है, उसकी सोच नागपुर से चलती है, उसको संविधान से कोई लेना देना नहीं, जिससे आपका भी कभी मैचिंग ज्यादा बेहतर हो जाता है। हम बिल्कुल ये नहीं कहते हैं कि इस देश के राजनीतिक दलों को लड़ने की अनुमति नहीं, जिसको जहां जैसे लड़ना हो लड़े। अभी भी बहुत सारे ऐसे दल हैं जो ना इंडिया में है ना एनडीए में है। अगर आप अपना थर्ड फ्रंट बनाना चाहते हैं तो आप जाके बनाइए, आपको कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन आप इंडिया पे अटैक कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अनावश्यक बात कर रहे हैं। नहीं, मनोज यादव जी, आप जिस सेकुलरिज्म की बातचीत कर रहे हैं, तो आपके सेकुलरिज्म की परिभाषा तब ज्यादा कारगर हो जाती है या तब प्रैक्टिस में होती है जब अतीक पर कुछ बात होती है तो मुस्लिम आपको नजर आ जाता है, मुख्तार में अपराधी में आपको मुस्लिम नजर आ जाता है, अतीक के बेटे का एनकाउंटर होता है जो पुलिस पर गोलियां चला रहा था तो आपको भाईचारा खतरे में नजर आ जाता है, तो आपकी सेकुलरिज्म की प्रैक्टिस वहां पर निकलकर सामने आ जाती है। राकेश जी, आपने अपने मुंह से जितने नाम लिए हैं वो किस धर्म के लोग हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, जनता आपको तो इसीलिए ना, ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म के और मुसलमान छोड़कर दूसरे धर्म के लोगों का इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर नहीं हुआ।
प्लीज, या उन लोगों पर एक्शन नहीं हुआ, राकेश लेकिन आप त्रिपाठी जी। बोलते तभी हैं जब किसी मुस्लिम पर एक्शन होता है। जी राकेश पांडे जी, कोई है अरे राकेश है। पांडे जी, ब्रजेश सिंह के ना तो भाई का इनकाउंटर हुआ, ना ब्रजेश सिंह का इनकाउंटर हुआ, ना हत्या हुई, न तमाम सारे और माफियाओं की जिनकी 56 की लिस्ट आई उनकी हुई। तो मैं कैसे सवाल पूछूं, कहूं भाई आप ये बता दो। मैं तो इस तरह की बात नहीं, तो क्या सिर्फ मुस्लिम अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है? मनोज यादव जी, सिर्फ मुस्लिम अपराधियों पर ये एक्शन हुआ है इस देश में, प्रदेश में? आप बेहतर से जानते हैं। नहीं, मैं बेहतर से जानता हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। आप पढ़िए ना, इसीलिए पूछा हूँ। तो आपने पढ़ा, मोर देन 70% मैंने तो नहीं पढ़ा, मुस्लिम नहीं है। मोर देन 70% मुस्लिम नहीं है। जिनका इनकाउंटर हुआ, जिनकी हत्याएं हुई, मैं कह रहा हूं जिनका इनकाउंटर हुआ, जिनकी हत्याएं हुई, क्या मैंने नाम पढ़े? क्या अभी तो राकेश पांडे नहीं पढ़ा है ना, तो मुझे क्यों आप बताने का प्रयास करें? मेरा दिल दिमाग सब बेहतर जानता है। मैं इतनी बात आपको कह दूं कि जो घुन है इस देश में वो अनावश्यक न करें, न फिर अब गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएंगे। ये इंडिया का महागठबंधन है, इसमें देश के हर वर्ग। मैं आता हूँ, दानिश कुरैशी आपको घुन बता रहे हैं, कोई भी नहीं छूटेगा। नहीं, आपको वैसी जी को ये घुन बता रहे हैं, उस पर जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक बार मैं सबके पास बोलूं, अनिला सिंह, कोई आइडियोलॉजी नहीं, और वैसी आपके फेवर की बात कर रहे हैं कि आपके अगेंस्ट की बात कर रहे हैं? आप लोगों को क्या लग रहा है? मेरी सबको राम राम। हमें किसी का सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है क्या नहीं है। पूरा विश्व जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है। ये इकलौता राजनीतिक दल है पूरे राष्ट्र में जो कि गर्व से कहता है कि हाँ, जो आस्था है सबकी, सबका सम्मान करना चाहिए, पर हाँ, अगर हम हिंदू हैं, अगर हम सनातन हैं, उसका अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। और लड़ाई लड़ी है, रामलला का मंदिर का निर्माण हो, उसकी लड़ाई हमने लड़ी है। आज आप कोई भी धाम में चले जाइए, चाहे काशी में चले जाइए, चाहे मिर्जापुर चले जाइए, चाहे मथुरा वृंदावन चले जाइए, उज्जैन चले जाइए, आप देख लीजिए कायाकल्प हो चुका है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी किसी धर्म और पंथ का अपमान कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि विकास नहीं हो रहा है। अगर विश्व में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था की तरह हम उभर रहे हैं तो कुछ काम किया है ना। 2027 तक हम तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन जाएगी, कुछ काम हो रहा है ना, हवाबाजी तो नहीं हो रही है। और जो हमको कहते हैं कि ये सेक्युलर नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि बारंबार जो भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ रही है, ये लोगों का विश्वास और आशीर्वाद ही तो है। और डंका G20 समिट में देख लिया ना, कैसे डंका बजा है पूरे विश्व में। एक बात मैं सीधे सी कहना चाहती हूँ यहाँ पर, और हिंदू होने के नाते मैं ये बोलती हूँ कि किसी भी हिंदू को किसी भी धर्म से कोई बैर नहीं है, पर अगर किसी ने सनातन का अपमान किया तो उसकी खैर नहीं है। तो ये अब तक तो चलता रहता था तुष्टीकरण की राजनीति के तहत कि भाई हमें ये प्लस माइनस, क्योंकि जिनका वोट ये पाते हैं, ठीक, उनको बहलाकर ये उनके लिए भी काम नहीं करते हैं, ठीक ना, ये दलित के लिए काम करते हैं। मनोज यादव कुछ कह रहे हैं, जल्दी से बोलिए, फिर मैं अल्पसंख्यकों के लिए। बंसल जी आपके पास और फैज खान आपके पास आता हूं। आप कुछ कह रहे हैं? देखिए राकेश जी, बड़ी बात बीजेपी की प्रवक्ता ने कह दी कि डंका बज रहा है विश्व में। मैं जवाब देना चाहूंगा इनको, डंका नहीं, पूरे विश्व में डकैती पड़ी है भारत में लोकतंत्र पे, और लूटा गया है संविधान। ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति आके जैसे ही भारत के G20 से जाते हैं और जाके कहते हैं दूसरे देश में कि यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ तो मानवाधिकार का कोई सुनवाई नहीं है, प्रेस की आजादी पे यहाँ बैन है। ये मैंने नहीं कहा, विपक्ष की पार्टियों ने नहीं कहा। तो डंका नहीं बज रहा है, डकैती और लूट हो रही है लोकतंत्र और संविधान की। ये बात बीजेपी के नेता आपके चैनल के माध्यम से सुन ले, प्रधानमंत्री जी सुन रहे होंगे तो उनको बेहद समझ में आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा अटैक उन्हीं पे हुआ है, चाहे वो अमेरिका जाए, चाहे फ्रांस जाए, या ऑस्ट्रेलिया जाए। छोड़िए, मैं उस दिशा में बढ़ना ही नहीं चाहता हूं मनोज यादव जी। वही देश, अभी हाल ही में सर्वे आया है कि विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता कौन है, प्रधानमंत्री मोदी का नाम आ गया। मैं उस दिशा में जाना ही नहीं चाहता हूं। प्रेस फ्रीडम पर जाऊंगा तो फिर आप लोग नहीं बोल पाएंगे, ना आपका गठबंधन बोल पाएगा। सवाल अगर पूछने लगा ये नहीं है तो नहीं बोल पाएंगे आप लोग। तो मत उस दिशा में जाइए जिस दिशा में ना तो डिबेट हो, ना तो आप लोगों के लिए जवाब देना आसान हो। संविधान को लूट लो आप ना, बिल्कुल नहीं, संविधान को मत लुटवाइए। ये बात स्पष्ट, अपराधियों को संरक्षण देकर संविधान बचता है। डंका विश्व में नहीं बजा है, बजा होता तो जीडीपी की बात कही, रुक जाइए, जीडीपी की बात राकेश जी ने कही है। राकेश जी, बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा जीडीपी 5वें नंबर पे आ गई। 2011 में भारत की जीडीपी विश्व में किस नंबर पे थी? ये बीजेपी के प्रवक्ताओं को बतानी चाहिए, क्योंकि वही भारत है ना जो 2011 में इसकी जीडीपी तीसरे नंबर पे थी। क्यों थी?
तब क्या अमेरिकी लोग? चलिए मैं आता हूँ मनोज यादव जी, मत जाइए सर उधर, वरना आप नागपुर जाएंगे, वो सैफई जाएंगी। मत बताइए। यहाँ पर बैठकर चले, क्षेत्रीय दल है, तो उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, वही बहुत है। एक राजनीतिक दल है जो नागपुर से चलता हाँ है, तो वो फिर वो सैफई की बात करेंगी, भारत के सैफई पॉलिसी की बात करेंगी। मत उस दिशा में जाइए ना, डिबेट को क्यों डिरेल करना, मत उस दिशा में जाइए। चलिए विवेक बंसल जी, कानून नहीं है, वो ठीक है सर, तस्वीरें देश प्रदेश ने देखी है, मत उस दिशा में जाइए, मैं कह रहा हूं, वरना सवाल मुश्किल होते जाएंगे आपके लिए। आप ही के फेवर की बात कर रहा हूं विवेक बंसल जी। मैं तो सीधे तौर पर मैं कोई झूठ जिस गठबंधन में आप लोगों की बड़ी भूमिका, उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बोलने की जो विपरीत विचारधारा के लोग आ गए इसलिए कि बीजेपी से लड़ना है, नंबर 1 सवाल। नंबर 2, मुस्लिम लीग ने बचाया राहुल गांधी को वायनाड में। देखिए राकेश जी, ये आपने जो कहा कि विपरीत विचारधारा के लोग इस गठबंधन में आ गए हैं, स्वाभाविक है, विचारधारा सबकी एक है, कोई आप किसी को ये नहीं कह सकते कि उसकी इस घटक की विचारधारा सांप्रदायिक है या उससे विपरीत है। ये जरूर है कि प्रदेश में बहुत से घटक ऐसे हैं, बहुत से राजनीतिक दल ऐसे हैं इस घटक में जिनकी आपस में विरोधाभास है, पर लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि सत्ता में आना है या किसी एक दल का विरोध करना है, बल्कि उसके पीछे मुख्य उद्देश्य है जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र का हनन हो रहा है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य है। और जहां उद्देश्य बड़ा होता है, जहां व्यापक सोच रखना होता है, छोटे मोटे कुछ विरोधाभास को दरकिनार करना होता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज कहीं ना कहीं हम लोग ये महसूस करते हैं, जो देश हमारे पूर्वजों ने महापुरुषों ने जिन्होंने स्वतंत्रता हम लोगों को दिलवाई, वो जो छोड़ा था और जो कल्पना लेकर जो सपना संजोया था, वो सपना कहीं ना कहीं छिन्न हो रहा है लोकतंत्र को लेकर। विवेक बंसल जी, आपने कहा कि विचारधारा कमोबेश सेम है छोटी मोटी बातों को लेकर, तो क्या आप शिवसेना की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं? एब्सोल्युटली राइट। बोलते देखिए ऐसा है राकेश जी, जहां तक शिवसेना की आइडियोलॉजी की बात है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी समझौता किया होगा। नहीं उन्होंने किया या आपने किया? हाँ, तो सोच में कहीं ना कहीं परिवर्तन आया। तो क्या शिवसेना ने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी छोड़ दी आपके हिसाब से? आपकी पार्टी को कमिटमेंट दिया है कि हम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को छोड़ रहे हैं, हमें अपने गठबंधन में ले लो? आ रहा हूं दानिश आ रहा हूं। एक आध उदाहरण पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैंने कमोवेश इस बात को कहा है, आप अगर उसे आप चेरी पिकिंग करेंगे तो वो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। नहीं विवेक बंसल जी, ये सवाल लोग पूछेंगे, जहां हिंदुत्व मुद्दा बनेगा तो ये पूछा जाएगा इंडिया गठबंधन में कि शिवसेना की आइडियोलॉजी के आप साथ हैं या नहीं है। ये सवाल शिवसेना के सामने भी होगा, और शिवसेना के नेता होते तो मैं पूछता हूं उनसे। मतदाता जब पूछेंगे राकेश जी तो हम जवाब देंगे, उसका जवाब देकर आएंगे। और आपने ये वायनाड में जो कहा कि मुस्लिम, मैं जवाब दे दूं। एक मिनट मनोज जी, अभी फैज खान नहीं बोले, उसके बाद मैं दोबारा आप लोगों के पास आऊंगा। देखिए वायनाड में सब मतदाताओं का समर्थन मिलता है। कोई ये कहे कि इसके वजह से जीते, इसकी वजह से, राजनीति में एक एक वोट की अहमियत होती है। अरे नहीं, अरे क्यों, तो मुस्लिम लीग का साथ नहीं है क्या विवेक बंसल जी? नहीं, वो तो विदेश में जाकर राहुल गांधी तक कह आए हैं कि मुस्लिम लीग तो सेकुलर है उनके हिसाब से। कह दीजिए मैं गलत कह रहा हूं। देखिए उन्होंने केरल के परिप्रेक्ष्य में कोई बात कही है, तो उस चीज को लेकर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। अरे तो साथ है ना, सपोर्ट है ना, ये तो मत कहिए कि सपोर्ट नहीं है। ठीक है, नहीं सपोर्ट क्यों नहीं है, सपोर्ट हाँ, तो यही तो बात ओवैसी ने कही। अरे यही बात ओवैसी ने कही। दानिश, पहले फैज की टिप्पणी ले लूंगा, सीधे आपके पास आऊंगा। फैज खान, ये सिर्फ पोलराइजेशन का मसला है जो ओवैसी ने कही, जो बदरुद्दीन अजमल ने कही? आपको लगता है कि उन्होंने ठीक कही है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ पोलराइजेशन, एंटी हिंदू स्टेटमेंट की पॉलिसी पर चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। राकेश पांडे भैया, स्त्री ना तो वस्तु है और मुस्लिम ना तो बैंक है, दोनों जीते जागते इंसान हैं, संवेदना युक्त। इंडिया गठबंधन जो कर रहा है वही काम ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल भी कर रहे हैं, मुसलमान को बैंक समझकर, औरत को वस्तु समझकर। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ध्रुवीकरण का काम ये लोग भी कर रहे हैं। सनातन धर्म को गाली बककर
मुसलमानों का ध्रुवीकरण करना ये ओवैसी करता है, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल भी वही करते हैं, तो ये इनसे अलग नहीं है। और एक मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर कहना चाहूंगा, बार बार चर्चा हो रही थी यादव जी को, पहले तो जय श्री कृष्णा कहना चाहूंगा। महाकाल के मंदिर पर जाकर एक तिवारी महाकाल का नारा लगाता है, उसके साथ भी यदि वो अपराधी है तो उसका एनकाउंटर किया गया, और वो मुस्लिम नाम वाला था उसका भी एनकाउंटर किया गया। धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप केवल मुस्लिम नाम देकर तुष्टीकरण के लिए दौड़ाते हैं, लेकिन आप पालघर के साधुओं को भूल जाते हैं, आप डॉक्टर नारंग को भूल जाते हैं, आप कश्मीरी पंडितों की हत्याओं को भूल जाते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि हिंदू या मुस्लिम किसी के भी साथ अत्याचार हो तो उसके खिलाफ आपको आवाज उठाना चाहिए। मैं राकेश पांडे भैया 1 मिनट बस और चाहूंगा, एक महत्वपूर्ण बात ये रही है, यदि राकेश भैया मेरा देश इटली से संचालित हो, मेरा देश चाइना से संचालित हो, मेरा देश रशिया से संचालित हो, यह बात आए तो मैं कहूंगा वहां से संचालित ना हो, नागपुर से संचालित हो, दिल्ली से संचालित हो, क्योंकि नागपुर और दिल्ली मेरे देश के अंदर है, यह मेरा मानना है। इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति बंद करें। 1 साल अफ्तार पार्टी में टोपी पहन कर आओ, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाओ। सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। ये रोजा रखना, अफ्तार पार्टी जो मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य था उसको राजनीतिक बनाया, मोदी जी ने उसको खत्म कर दिया, क्योंकि सियासत के मंच पर उन्होंने इबादत की टोपी नहीं कुछ कह रहे थे। फिर मनोज यादव जी आपके पास, दानिश कुरैशी। देखिए, बहुत सारी बातें बंसल जी ने कही, मनोज जी ने कही, लेकिन मैं तो यही पूछ रहा हूं। सबसे पहले तो बंसल साहब ने यही डिनाई कर दिया कि मुस्लिम लीग का जो मामला है उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि उनका कोई रोल है या नहीं है, वो अपने आप से जीत गए। तो मुझे ये बता दीजिए कि वायनाड पहुंचने की जरूरत क्या पड़ गई? अगर अपने आप से जीत सकते थे तो जहां लड़ रहे थे वहीं से लड़ लेते। तो सवाल यही है कि जब आपको हार नजर आती है तब फिर दौड़ भी मुसलमानों वाले उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में दौड़ने की होड़ बचती है। फिर उसके बाद जीत जाने के बाद आप उसको नकार भी देते हैं कि भाई ये तो राजनीति में होता रहता है, सब चलता है और अपने तरीके से जीते हैं। 1 नंबर की बात सुनिए, मैं खत्म कर दूं। दूसरे नंबर की बात आपने कही कि सेक्युलरिज्म, तो सुनिए मेरी बात, सेक्युलरिज्म पर किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेक्युलर पार्टी के नाम पर राजनीति करने वालों की मुखालिफत बैरिस्टर साहब भी करते हैं, और एआईएमआईएम और जितने भी लोग संजीदा लोग हैं, समझदार लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो ये नहीं, आप लोग भी वही करते हैं, वही करते। दानिश कुरैशी, आप लोग भी वही करते हैं। 20 करोड़ सड़क पर निकल जाए, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तलवारों के दम पर शासन किया, कीड़े मकोड़ों की तरह हिंदू हाथ बात के पीछे खड़े रहे हमारे सुल्तानों के आगे। ये आपकी पार्टी के नेताओं की स्टेटमेंट है। सुनिए, मैं आपको बता दूं, सुनिए मेरी बात, अगर इस पे बात की जाए तो सुनिए मेरी बात। 1984 में किस तरीके से सड़कों पे कौन निकला सारी दुनिया ने देखा। 2002 में गुजरात में क्या हुआ सारी दुनिया ने देखा। दानिश भाई, योगी गुफा में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ पर चले जाएंगे, तब हिंदुओं को बचाने कौन आएगा? ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, आपकी पार्टी के अध्यक्ष। सुनिए, आपके पास ज्ञान का अभाव है, पूरा ज्ञान का अभाव है, ज्ञान भरपूर है, बिल्कुल सही। ठीक, रुक जाइए। आपने चूंकि कांग्रेस का नाम लिया तो विवेक बंसल जी 20 सेकंड में रिप्लाई, फिर मैं अनिला जी आपके पास और मनोज जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, विवेक बंसल जी। स्टेटमेंट बताऊं क्या था? ओवैसी साहब का स्टेटमेंट ये था कि आपने जिस जालिम ने उस मुसलमान आदमी की दाढ़ी। 1 मिनट दानिश प्लीज, थोड़ा समय कम है। दानिश प्लीज, थोड़ा समय कम है। विवेक बंसल जी, छोटा रिप्लाई। आप क्या है राकेश जी, मैं बीच में साउंड चला गया था, आप किस बात का सवाल पूछ रहे हैं? बीच में उसमें आवाज चली गई थी, इसलिए जरा उसे दोहराएंगे तो मैं उसका जवाब। नहीं, आप कुछ क्रॉस कर रहे थे दानिश की बात पर, इसलिए मैं आपके पास आया, आपने इशारा किया था तो। अच्छा, हाँ, मैंने दानिश जी की बात पे इस बात पे कहा था कि सबको मालूम है कि ओवैसी साहब का क्या किरदार रहा है, क्या कहते हैं आप। अकलियत की अक्सरियत से पूछिए, वो हर व्यक्ति ये कह देगा कि बीजेपी के भी टीम है, तो हर किसी को मालूम है। नहीं विवेक बंसल जी, फिर तो आपकी पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट में निकालने लगूंगा कि एंटी हिंदू स्टेटमेंट, प्रो मुस्लिम स्टेटमेंट कितने आए, वो तो दर्जन भर आपकी पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, प्लीज, थोड़ा समय कम है। मनोज यादव जी 15 सेकंड सिर्फ, छोटी बात, फिर मैं अनिला जी आपके पास। राकेश जी, मैं फिर कहूंगा और इस पैनल में बैठे हर व्यक्ति से कहूंगा, सेक्युलरिज्म राजनीति का विषय नहीं है, यह प्रैक्टिस का विषय है और सारे राजनीतिक दलों को करना चाहिए। तो पहले खुद को प्रैक्टिस में लाइए।
और हमारा विषय नागपुर न कल था ना आज है। अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए, आप हमारे बीच में क्यों बोल देते हैं? अभी अनिला जी के बीच में नहीं बोलेंगे आप। मैं एक बात कहता हूँ, हाँ एक बात कहता हूँ कि हमारे लिए इस देश की 1 अरब 40 करोड़ जनता महत्वपूर्ण है, उनके मुद्दे महत्वपूर्ण है, उनके अधिकारों का जो डकैती डाली जा रही है वो महत्वपूर्ण है, उस पर काम कर रहे हैं। तो अपने नेताओं को सीख दीजिए कि वही मुद्दे उठाएं, ना स्टेटमेंट दें। पहली सीख स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक्शन देकर लोगों के सामने प्रस्तुत कर दीजिए। चलिए समय कम है, अनिला जी सबका जवाब एक साथ। रुक जाइए, ये पोलराइजेशन का खेल है, आपके तो फेवर की बात है, खुश होंगी आप, रुक जाइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु ने कहा कि अब अनिला सिंह बोलेंगे, आप बीच में नहीं बैठेंगे। साहब, आप यहाँ पर पैनल पर मौजूद है, बंसल साहब यहाँ पैनल पर मौजूद है, तो ये सिद्ध करता है कि राकेश जी जो है एक बैलेंस्ड, आपकी परिभाषा में एक बैलेंस्ड डिबेट कराते हैं। देखिए, ऐसा है कि इस देश को, इस राष्ट्र को कब तक मूर्ख बनाते रहेंगे ये कह कह के कि अरे मुसलमानों डर जाओ, मुसलमानों डर जाओ, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी है, ये योगी है, ये अमित शाह है। क्या समझा हुआ है भैया? हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, सबके हाथ में 80 करोड़ से ज्यादा यहाँ स्मार्टफोन रखते हैं लोग। हर चीज जो है ना तुरंत पता चल जाती है, लोगों को मालूम रहता है कि कितना उज्ज्वला योजना के तहत काम हो रहा है, जनधन योजना के तहत कितना काम हो रहा है, किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट जो है पैसे कैसे पहुंच रहे हैं, महिलाओं के अकाउंट में कैसे डायरेक्ट। चलिए, वक्त कम है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।